तो मित्रों, आप सबका उज्ज्वल क्लासेस आरटीपी में स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक काल जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में हम लोग छायावादी युग में पहुंचे हैं। तो आधुनिक काल का पार्ट सेकेंड का वीडियो है और इसमें हम छायावादी युग से संबंधित लेखकों और कवियों की रचनाओं को भी जानेंगे। देखिए, सबसे पहले एक बार फिर से इनकी समय अवधि को देख लेते हैं। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक और छायावादी युग 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक माना गया है। इसके बाद प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 ईस्वी तक, प्रयोगवादी युग 1943 से 1953 ईस्वी तक और नई कविता का जो युग है यह 1953 से आज तक के समय को हम नई कविता के युग से जानते हैं। तो अब एक क्वेश्चन इस पे एक और बनता है कि जैसे आधुनिक काल है जिसको हम गद्यकाल भी कहते हैं, वर्तमान काल भी कहते हैं और आधुनिक काल भी कहते हैं, कई नामों से इसे जानते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि हिंदी खड़ी बोली साहित्य का गद्यात्मक महाकाव्य कौन सा है, यानी कि गद्यात्मक प्रथम महाकाव्य कौन सा है। जैसे पूरे इस हिंदी विषय संबंधित पूछ लिया जाएगा कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आप आदिकाल में जाएंगे और आदिकाल में पृथ्वीराज रासो को बताएंगे जिसके रचनाकार चंद्रवरदायी हैं। लेकिन आधुनिक काल में जो खड़ी बोली भाषा है, इस खड़ी बोली में हिंदी गद्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आप नोट कर लेंगे प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास को आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। ये क्या है? प्रथम महाकाव्य। ठीक है, किस भाषा में है? तो खड़ी बोली में है, खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली में ये लिखा गया आधुनिक काल का प्रथम महाकाव्य है जिसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध जी ने लिखा है इसको। ठीक है, जो इनके द्वारा लिखी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि द्वारा लिखित जो प्रिय प्रवास है, यह आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। अब इसमें जो सर्ग है, सर्ग कभी कभी पूछ देता है कि प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं, तो इसमें जो है 17 सर्ग हैं। 17 सर्गों में लिखा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा प्रथम महाकाव्य। और इसमें रस कौन सा है? तो इसमें रस जो हो जाएगा श्रृंगार रस, श्रृंगार रस और करुण रस। इन दो रसों की प्रधानता है प्रिय प्रवास में, जो आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम महाकाव्य है जिसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, जो द्विवेदी युग में आते हैं। यह जो है द्विवेदी युग के कवि हैं। अब जो है हम जो पढ़ रहे हैं इसमें छायावादी युग। तो छायावादी युग में आप जानते ही हैं कि 4 स्तंभ कवि बताए गए हैं। 4 स्तंभ कवि कौन कौन से हैं? तो 4 स्तंभ कवि छायावादी युग के हैं। पहला हो जाएंगे प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। ठीक है, प्रसाद माने जयशंकर प्रसाद, पंत माने सुमित्रा नंदन पंत, निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा अर्थात महादेवी वर्मा।
तो ये इनका उपनाम है एक तरह से। प्रसाद जी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इनकी रचनाओं के बारे में। पंत जी, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है, और प्रसाद जी को छायावादी युग का प्रवर्तक माना गया, जनक माना गया है। अगला जो हम जिस कवि के बारे में पढ़ेंगे उस कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनको रुद्र की उपाधि दी गई है। रुद्र किसे कहा गया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण किस कवि को कहा गया है? तो निराला जी को कहा गया है। ठीक है, निराला जी को रुद्र की उपाधि और महाप्राण की भी उपाधि दी गई है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि भारत की आत्मा किस कवि को कहा गया है? तो जब यह वीडियो पूरा आप देख लेंगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि भारतीय आत्मा या भारत की आत्मा किस कवि को कहा गया है। ठीक है, तो अब आकर देखते हैं इनके द्वारा लिखित जो रचनाएं हैं। जैसे इनकी रचना है सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, श्री राम की शक्ति पूजा। ठीक है, शक्ति पूजा। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके द्वारा लिखित जो सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, जूही की कली, पांचवा जो रचना हो जाएगा जूही की कली। ठीक है, तो जूही की जो कली यह रचना है, यह निराला जी की प्रथम रचना है। ठीक है, प्रथम ये रचना है जूही की कली, और इसका प्रकाशन हुआ था 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में इनकी प्रथम जो रचना है जूही की कली, इसका प्रकाशन हुआ था। तुलसीदास जी के जन्म चरित्र के बारे में बताया गया, जीवन चरित्र के बताया गया है। और जो ये राम की शक्ति पूजा है, तो श्री रामचंद्र, यह एक महाकाव्य है और श्री रामचंद्र जी आदि शक्ति की इसमें पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। कुकुरमुत्ता एक व्यंग्यात्मक कविता है। सरोज स्मृति, तो सरोज स्मृति मैंने यादगार। सरोज कौन थी? तो सरोज निराला जी की पुत्री थी, और इनकी मृत्यु जब 16 वर्ष की अवस्था में हुई तो मृत्यु को प्राप्त हो गई, जिसके यादगार में इन्होंने सरोज स्मृति लिखा, जो हिंदी संसार का सबसे शोक गीत इसको माना गया है। ठीक है, हिंदी साहित्य का शोक गीत माना गया है सरोज स्मृति में। इसके अतिरिक्त और इनकी रचना को देखेंगे, अनामिका, बेला, नए पत्ते। ठीक है, इत्यादि और भी बहुत से इन्होंने लिखा है। जैसे दान भी लिखा है इन्होंने। दान भी एक तरह से व्यंग्यात्मक यह कविता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वह तोड़ती पत्थर, ये भी एक व्यंग्यात्मक कविता है। 9वां, वह तोड़ती पत्थर। ठीक है, जिसे मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पर। तो एक श्रमिक स्त्री है जो पूरे धूप में, कड़ाके की धूप पड़ी हुई है, उस धूप में वह परिश्रम कर रही है, प्रयत्नरत्न है। और जो रईस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो अपने घरों में है,
घरों में छुपे हुए हैं। तो एक तरह से व्यंग्यात्मक कविता लिखा गया है कि एक स्त्री जो कड़ी धूप में इतना मेहनत और परिश्रम करती है, फिर भी एक टाइम के भोजन के लिए वह परेशान रहती है, और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बिना काम के भी बिल्कुल ही अच्छी तरह से अपने जीवन को बिता रहे हैं। तो एक तरह से शोषक वर्गों का शोषित वर्गों के ऊपर एक करारा प्रहार है, वह तोड़ती पत्थर व्यंग्यात्मक ये कविता है। देखिए, जो ये निराला जी है, इनको स्वच्छंदतावादी कवि भी माना गया है। ठीक है, स्वच्छंदतावादी कवि इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी जो रचना है, इनकी रचना में अधिकांशतः मुक्तक छंद पाए जाते हैं। जैसे जिसका प्रमाणिक उदाहरण है वह तोड़ती पत्थर, जिसमें मुक्तक छंद है। छंद जिसके दो मुख्यतः भेद होते हैं, एक होता है वर्णिक छंद और एक मात्रिक छंद, और तीसरा जो भेद होता है वह होता है मुक्तक छंद। तो एक तरह से इनको मुक्तक छंद का प्रवर्तक मान लिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और मुक्तक छंद में अधिक मात्रा में इन्होंने निराला जी ने लिखा है, जिनको रुद्र और महाप्राण की भी उपाधि दी गई है। ठीक है, तो अब अगला जो है हम लोग पढ़ते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। महादेवी वर्मा जिनको आधुनिक मीरा के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि आधुनिक मीरा किसको कहा गया है। तो आधुनिक मीरा की उपाधि जिस कवित्री को दिया गया है, उस कवित्री का नाम है महादेवी वर्मा, जिनको पीड़ा की गायिका कहा गया है। और इसमें जो अधिकांशतः जो कवि हैं, यह रहस्यवादी कवि हैं। इनकी रचना जो होता है उसमें कोई न कोई रहस्य छुपा रहता है। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखित जो इनकी प्रथम रचना है महादेवी वर्मा जी की, वह है दिया। दिया कविता को इन्होंने सर्वप्रथम लिखा था। ठीक है, तो इनकी जो पहली रचना है दिया, जो हिंदी खड़ी बोली का इनका प्रथम रचना माना गया है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, निहार, दूसरी जो रचना है निहार, तीसरी रचना है रश्मि, चौथी है रचना निर्जा, और पांचवी जो रचना है सांध्य गीत। तो एक तरह से देखा जाए तो इनकी रचनाओं में भी एक क्रमबद्धता है। ठीक है, जैसे निहार अर्थात सूर्य उदय से पहले का जो परिस्थिति होता है, वातावरण होता है। फिर इसके बाद सूर्य उदित होता है तो रश्मि अर्थात उसकी किरणें चारों तरफ, निर्जा माने फैलती है। फिर इसके बाद क्या होता है, सांध्य गीत, यानी संध्या का समय होता है। तो संध्या का जब समय हो जाता है तो फिर क्या करते हैं हम लोग, दीप जलाते हैं। तो दीप शिखा, दीप शिखा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो रचना है इनकी कविताएं हैं। और इसके अतिरिक्त इन्होंने और भी कविताएं लिखी हैं, जैसे यामा। यामा इस कविता पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन ये बनता है कि महादेवी वर्मा जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो यामा पर। किस सन में दिया गया है, तो 1800, ठीक है, नहीं 1982 ईस्वी में। तो 1982 ईस्वी में इनको हिंदी साहित्य का चतुर्थ ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और इसके बाद जो ये पुरस्कार की सिलसिला है, यह हर साल कवियों को, चाहे किसी भी क्षेत्र में, जो हमारे 22 भाषाएं हैं संविधान में, उन भाषाओं में से कोई भी भाषा में से अगर कोई भी लेखक या कवि अच्छा कार्य करता है तो उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने गद्य के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे मेरा परिवार, गिल्लू, श्रृंखला की कणियाँ। इनके द्वारा रचित एक
स्मृतिगार रचनाएं हैं, जिसमें इनको पशु पक्षियों से विशेष लगाव था, प्रेम था। और इनका जो जन्म हुआ था ठीक होली के दिन हुआ था, और होली के दिन जब इनका जन्म हो गया तो इनके घर में खुशी का वातावरण हुआ था। 1907 ईस्वी में इन्होंने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में अपने जन्म से उस जिला को अलंकृत किया। तो एक स्त्री होते हुए भी उस जमाने में, जिस समय हमारा देश गुलाम था, इन्होंने स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया ताकि स्त्रियां भी शिक्षित हो सकें। जब ये छोटी अवस्था में थी, 9 वर्ष की, तभी इनका विवाह हो गया। तो इनके जो ससुर जी थे तो इनके शिक्षा के खिलाफ थे। फिर उनकी मृत्यु हो गई, तो फिर इन्होंने आगे की पढ़ाई जारी की और MA इन्होंने संस्कृत विषय से हासिल किया और इलाहाबाद में एक महिला संस्कृत विश्वविद्यालय, उसमें यह प्रधानाचार्य के पद पर भी रही हैं। मंगला प्रसाद इत्यादि अनेक पुरस्कारों से भी इनको सम्मानित किया गया। फिर यह उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही हैं। तो एक तरह से एक स्त्री होते हुए भी इन्होंने हिंदी साहित्य में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए हम महादेव वर्मा को हमेशा याद करते रहेंगे। आज हम लोगों के बीच महादेव वर्मा नहीं है, फिर भी इनके जीवन से, इनकी रचनाओं से हमें एक अच्छा शिक्षा, एक अच्छी प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो महादेव वर्मा, प्रसाद, पंत और निराला ये क्षयवादी युग के 4 स्तंभ कवि हैं। और इन 4 कवियों ने हिंदी साहित्य को महत्वपूर्ण रचनाएं दी, जिससे हमारा जो हिंदी साहित्य में यह युग है क्षयवादी युग, जिसको स्वर्ण युग की उपाधि दिया गया है। ठीक है, इसी में एक कवि आते हैं जिनका नाम क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी इसी काल में बहुत ही अच्छी अच्छी राष्ट्रप्रद कविताएं लिखी, जिससे हमारे देश के जो युवा वर्ग हैं उनको राष्ट्रीयता की भावना की एक प्रेरणा मिली, जिससे देश की आज़ादी में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो अब देखिए क्षयवादी युग के कुछ और नाम भी हम जान लेते हैं कि क्षयवादी युग को और कोई किन किन नामों से जाना गया है। तो क्षयवादी युग को स्वच्छंदतावादी युग भी कहा गया है। ठीक है, क्षयवादी युग को प्रसाद युग भी कहा गया है। एक तो क्षयवादी युग, दूसरा प्रसाद युग, इसको शुक्ल युग भी कहा गया है। ठीक है, शुक्ल युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर इसको शुक्ल युग कहा गया है। इसी क्षयवादी युग को प्रेमचंद युग भी कहा गया है। प्रेमचंद युग, अर्थात मुंशी प्रेमचंद भी इस युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इस युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। जयशंकर प्रसाद भी इस युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो ऐसे अच्छे अच्छे कवि जो इस युग में हिंदी साहित्य को मिले, और इनके द्वारा तमाम तरह की, चाहे उपन्यास हो, गद्य के क्षेत्र में हो या पद के क्षेत्र में हो, कहानी हो, नाटक हो, कई क्षेत्रों में इन लेखकों के द्वारा, कवियों के द्वारा महत्वपूर्ण रचना हिंदी साहित्य को मिली, जिससे आज हम लोग शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण करते हैं। इसलिए इस युग को स्वर्ण युग की उपाधि दी गई है। तो आइए मित्रों, अब आगे क्षयवादी युग के बाद हम प्रगतिवादी युग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी समयावधि 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक है। E.M. फॉरेस्टर की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई थी, वह कहाँ पे हुई थी? पेरिस में। पेरिस प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में पेरिस में हुई थी E.M. फॉरेस्टर की अध्यक्षता में। और भारत में मुंशी प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में लखनऊ में प्रगतिवादी युग की स्थापना हुई। प्रगतिवादी युग
का शुरुआत किया गया। ठीक है, तो जो प्रगतिवादी युग है, इस युग में सर्वप्रथम 1936 ईस्वी में पंत जी द्वारा, पंत अर्थात सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा एक रचना लिखी गई, युगांत। युगांत, इस रचना से जब यह रचना प्रकाश में आई तो इस रचना से छायावादी युग का अंत मान लिया गया और 1936 से 1943 ईस्वी तक का जो समय है इसको प्रगतिवादी युग के नाम से जाना जाता है। ये सुमित्रानंद जो पंत जी हैं, इनकी रचना युगांत से इस युग का अंत और इस युग का शुरुआत माना गया है। तो सुमित्रानंदन पंत जी के जितने भी प्रगतिशील विचार थे, उन प्रगतिशील विचारधाराओं को इन्होंने रूपाभ नामक एक पत्रिका में, रूपाभ नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया और रूपाभ पत्रिका में प्रगतिशील अपने विचारों को सुमित्रानंदन पंत जी ने रखा। इसके अतिरिक्त इस युग में जो कवि की कविताएं छपती थी रूपाभ पत्रिका में, जैसे वह तोड़ती पत्थर जिसे मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पर, तो इस युग के भी जो कवि थे, इनकी भी जो रचनाएं थी वह क्रमशः इस युग में भी छपती थी। इस युग में भी जो पत्रिकाएं थी, उन पत्रिकाओं में छायावादी युग के लेखकों की भी रचनाएं परिलक्षित होती थी। इस युग के सर्वश्रेष्ठ एक कवि हैं, जिस कवि का नाम है केदार जो नाथ अग्रवाल जी हैं, केदारनाथ अग्रवाल, इनका प्रगतिवादी युग में विशेष महत्व है। केदारनाथ अग्रवाल जी, केन एक नदी था, केन नदी के किनारे घंटों बैठ करके नदी की जो कलकल की ध्वनि थी, प्राकृतिक जो वातावरण थी, उनकी ध्वनि गुंजनों को ये आत्मसात करते थे, सुनते थे और फिर वहीं पे बैठ करके रचना को इन्होंने लिखा। इनकी जो रचनाएं हैं कई भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। रूसी है, फ्रेंच भाषा है, फ्रांसीसी है, कई भाषाओं में इनकी रचनाओं को अनुवादित किया गया है। इसलिए केदारनाथ अग्रवाल जी को केन का कवि भी कहा गया है, केन का कवि। ठीक है, केन का कवि कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल जी, क्योंकि केन एक नदी है और केन नदी के किनारे बैठकर घंटों यह रिसर्च करते थे, शोध करते थे, प्राकृतिक वातावरण से मिला जुलाकर कविताएं लिखते थे। इसलिए इनको केन का कवि कहा गया है, जिन्होंने प्रगतिवादी युग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है। तो केदारनाथ जो अग्रवाल जी हैं, इनकी अन्य रचनाएं हैं, जैसे युग की गंगा, कहे केदार खरी खरी, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी, अपूर्वा फूल नहीं रंग बोलते हैं, हे मेरी तुम। तो ये जो हे मेरी तुम है, इन्होंने अपनी पत्नी के यादगार में लिखा था और इनके द्वारा लिखित जो ये रचनाएं हैं प्रगतिवादी युग की सर्वश्रेष्ठ कविता है। इनको कई रचनाओं पर भारत सरकार द्वारा पुरस्कार भी प्रदान हुआ है। ठीक है, तो जो इस युग के सर्वश्रेष्ठ जो कवि हैं, जिनका नाम केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, जिनको केन का कवि कहा गया। इसके अतिरिक्त
अन्य जो कवि हैं, जैसे इसी युग में आने वाले कवि हैं नागार्जुन जी। नागार्जुन जी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, नागार्जुन जी ने दूसरे जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं नागार्जुन जी, जिन्होंने प्रगतिवादी युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका जो वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र था। जिसे क्वेश्चन आता है वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, तो नागार्जुन जी का वास्तविक नाम क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र जी। इन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से इस प्रगतिवादी युग को समृद्ध किया, मजबूती प्रदान की। इनकी रचनाओं में रचना है भस्मांकुर, जो इनके द्वारा लिखित एक सर्वश्रेष्ठ रचना माना गया है। इसके बाद इस युग में आने वाले जो एक और कवि हैं जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनका नाम है नागार्जुन जी। अगला जो लेखक है त्रिलोचन। त्रिलोचन जी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। त्रिलोचन शास्त्री जी, इनका भी वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है। तो जो इनका वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह जी हैं। वासुदेव सिंह इनका वास्तविक नाम है। और वासुदेव सिंह, जिसको त्रिलोचन शास्त्री जी के नाम से जानते हैं, ये जितने भी कवि हैं ये अपनी जो भी रचना लिखते थे खड़ी बोली हिंदी भाषा में लिखते थे। नागार्जुन जी की एक रचना है जो इनकी प्रथम रचना है। वह प्रथम रचना नागार्जुन जी की जो प्रथम रचना है वह है युगधारा। ठीक है, युगधारा नागार्जुन जी की कविता के क्षेत्र में प्रथम रचना है। और त्रिलोचन जो शास्त्री है, त्रिलोचन शास्त्री जी को सानेट रचना के लिए विशेष महत्वता प्रदान की गई है। त्रिलोचन जी ग्रामीण क्षेत्रों में जो अंधविश्वास है उस पर पूर्णतः किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं करते थे। उन अंधविश्वासों का ये खंडन करते थे और अपनी कविता के माध्यम से ग्रामीणांचल क्षेत्र के जनता को अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने का कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त शिवमंगल सिंह, सुमन, रांगेव राघव इत्यादि बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने अपना रचनाओं और के द्वारा, अपने योगदान के द्वारा हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। तो आगे हम पढ़ेंगे प्रयोगवादी युग। जो प्रयोगवादी युग जिसकी समयावधि 1953 ईस्वी तक का जो समय है उसको हम प्रयोगवादी युग के नाम से जानते हैं। प्रयोगवादी जो युग है, इस युग के जो प्रवर्तक हैं वह अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय है। और प्रगतिवादी और नई कविता का जो युग है, इस को इन्होंने नाम दिया क्योंकि यह कहते थे कि हम कोई वादी नहीं हैं। और इस युग में इनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में आप देखेंगे हरी घास पर क्षण भर, कंगली बाजरे की। तो इन रचनाओं में आप देखेंगे कि इन्होंने एक अलग उपमान लेकर के अपनी रचनाओं को इन्होंने लिखा है। अज्ञेय जी की जो प्रथम रचना है वह कौन सी है? भग्नदूत इनकी प्रथम रचना है, कविता संग्रह है। और अज्ञेय जी
जिनको कठिन काव्य का कठिन गद्य का प्रेत भी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनकी जो गद्यात्मक रचनाएं हैं, उन गद्यात्मक रचनाओं में चाहे वह कहानी हो या निबंध हो या उपन्यास हो, एक तरह से देखा जाए तो इनका जो गद्य है बहुत ही कठिन है, इसलिए इनको कठिन गद्य साहित्य का प्रेत कहा गया है। जो अज्ञेय जी हैं, जिनको प्रयोगवादी युग का प्रवर्तक माना गया है, इनके द्वारा एक पत्रिका संपादित की गई थी, जिस पत्रिका का नाम था तार सप्तक। तार सप्तक पत्रिका से संबंधित तमाम तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो ये क्वेश्चन आएगा कि तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो अज्ञेय जी थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। तार सप्तक का प्रथम संपादन किस सन में हुआ था? तो 1943 ईस्वी में। ठीक है, 1943 ईस्वी में प्रथम तार सप्तक का संपादन हुआ था। 1951 ईस्वी में द्वितीय तार सप्तक का संपादन हुआ था। 1969 ईस्वी में 59 ईस्वी में तृतीय तार सप्तक का संपादन किया गया था और 1989 ईस्वी में चतुर्थ तार सप्तक का सफल संपादन किया गया था। तो इन तार सप्तक में जो भी कवि थे, तार सप्तक एक पत्रिका थी और सप्तक माने 7 होता है, और इन सब पत्रिकाओं में 7 कवियों की रचनाएं छपती थी। अर्थात प्रथम तार सप्तक में 7 कवि थे, द्वितीय में भी 7 कवि थे, तृतीय में भी 7 कवि थे और चतुर्थ तार सप्तक में भी 7 कवि थे। और ये 7 कवि मिलकर के इन तार सप्तक नामक जो पत्रिका थी, इसमें अपनी रचनाओं को लिखते थे। लेकिन जो प्रथम तार सप्तक पत्रिका थी 1943 ईस्वी से, जिसके संपादक थे अज्ञेय जी, इसके बाद जो द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन किया गया 1951 ईस्वी से, तो जो हिंदी साहित्य के नए जो कवि थे, वो लोग अपने आप को वादी मानना स्वीकार नहीं करते थे। वो कहते थे कि हम कोई वादी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखा जाए भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, फिर इसके बाद यहाँ से वादी स्टार्ट हो, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग। वो कहे कि नहीं, हम वादी नहीं हैं, हम वाद में नहीं रहेंगे, कोई विवाद नहीं हम लोगों के ऊपर, हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। वो अपने आप को एक नई कविता, एक नई युग के कवि अपने आप को स्वीकार करते थे। अर्थात जो उनकी रचनाएं 1951 ईस्वी से प्रारंभ होती है, वह 1951 ईस्वी से जब द्वितीय तार सप्तक की जो रचनाएं प्रारंभ होती है, तो उसमें से अधिकांश कवियों की जो रचनाएं थी वो अलग से अपने आप को युग का कवि मानते थे, जिसको नई कविता का युग माना गया। ठीक है, तो नई कविता 1953 से अब तक का जो समय अवधि है, इसको नई कविता की उपाधि दी गई है। और इस नई कविता जो युग है, नई कविता एक पत्रिका भी है, जिस पत्रिका का संपादन सन 1954 ईस्वी में 1954 ईस्वी में डॉक्टर जगदीश गुप्त नई कविता जो पत्रिका है उसके संपादक माने गए हैं। और सन 1952 ईस्वी में अज्ञेय जी पटना से आकाशवाणी के द्वारा नई कविता यह नाम दिया। तो इस युग में जो आने वाले श्रेष्ठ कवि हैं, जैसे प्रभाकर माचुए हैं, अज्ञेय जी की भी रचनाएं
नई कविता में प्रकाशित होती है और एक नए उपमान को, एक नई ऊर्जा को ये धारण करके अपनी रचनाओं को लिखते थे। तो जैसे कुछ रचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसको नोट कर लेंगे। अगेय जी की जो रचना है, अगेय जी की जो रचना है, हरी घास पर क्षण भर, ठीक है, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, इत्लेयन, इत्लेयन, बाजरे की कलगी, ठीक है, बाजरे की कलगी। बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है भग्नदूत, जो इनकी प्रथम रचना है, ठीक है, भग्नदूत इनकी प्रथम रचना है। इसके बाद कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, इस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 1978 ईस्वी में इनको प्रदान किया गया था। सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में पंत जी को दिया गया। फिर 1972 में उर्वशी, जिसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है, उनको दिया गया। फिर 1978 में कितनी नावों में कितनी बार, जो अगेय जी को दिया गया। और फिर जो है यामा, जिस पर महादेव वर्मा जी को 1982 ईस्वी में दिया गया था। तो ये जो कवि है, जिन्होंने प्रयोगवादी युग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने कविताओं के माध्यम से इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने का कार्य किया। नई कविता में जो कविताएं छपती थी, कुछ कविताएं गद्यात्मक रूप में छपने लगी। तो राय कृष्णदास जी को नई कविता गद्य साहित्य का जनक माना गया। एक तरह से वो गद्यात्मक जो कविताएं लिखी जाती थी, तो राय कृष्णदास जी का नाम इसमें आता है। और राय कृष्णदास जी ने गद्य रूप में कविताओं को लिखने का प्रारंभ किया, जिससे आज भी कई कविताएं गद्यात्मक रूप में हमें प्राप्त होती हैं, और उसके जो जनक है राय कृष्णदास जी को माना गया है। इसके अतिरिक्त धूमिल की कविताएं, जो बहुत ही फेमस कविताएं, महत्वपूर्ण कविताएं हैं, मोचीराम इत्यादि बहुत सी रचनाएं हैं, संसद से सड़क तक। तो धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल का जैसे पूरा नाम पूछ लिया जाता है कि धूमिल का पूरा नाम क्या है, तो सुदामा पांडे धूमिल जी हैं, जिन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। तो इस तरह से इस युग में जो कवि थे, बहुत ही अच्छे और एक तरह से उनको कह लिया जाए कि प्रेरणादायी कवि थे, शिक्षा देने वाले कवि थे। तो उनकी जो योगदान है हिंदी साहित्य में, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो सुदामा पांडे धूमिल, जो नई कविता के सर्वश्रेष्ठ एक तरह से कवि हैं, उनकी जो रचना है कल सुनना मुझे संसद से सड़क तक, ये बहुत ही फेमस रचना है। अधिकांश मात्रा में पेपरों में पूछे जाते हैं। खूंटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित है। ये सुदामा पांडे धूमिल जी की रचना है, ठीक है। संसद से ये खूंटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है।
इसके अतिरिक्त जो कवि हैं जैसे श्याम बहादुर सिंह, जिन्होंने अपने माध्यम से, कुंवर नारायण सिंह हैं, अपने रचना के माध्यम से इस नई कविता का जो युग है इसको समृद्धि प्रदान करने का कार्य किया। तो अधिक मात्रा में आज भी बहुत से कवि लगे हुए हैं हिंदी साहित्य को समृद्धि प्रदान करने के लिए। तो हमें जो है इन सभी युगों से संबंधित तमाम तरह के जो क्वेश्चन हैं, आधुनिक काल जिसके समय अवधि 1843 ईस्वी से आज तक माना गया है, तमाम तरह की प्रवृत्तियाँ और रचनाएं देकर के पूछ लिया जाता है कि इस रचना के कौन लेखक हैं, कौन कवि हैं। तो इससे संबंधित अगला वीडियो अनेक रचनाओं और कवियों के साथ लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए इस पार्ट सेकंड जो आधुनिक काल में है इसको आप लोग पढ़ते रहिए, और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और एक क्वेश्चन यह है कि भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल उज्ज्वल क्लास ARTP को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।